शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर सरकारी स्कूलों में कुक और हेल्पर्स जो हैं वो महंगाई के इस दौर में भी मात्र 1000 रुपए महीने पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सदन में आज एक विधायक ने ये मामला जोरों शोरों से उठाया और सरकार ने भी माना है कि उन्हें दी जा रही राशि बेहद कम है। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बताया कि इस मामले को लेकर जल्द ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा ताकि इन लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। तो ये मामला जो है वो इन हेल्पर्स और कुक्स का है, जो कि एजुकेशन विभाग में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन विडंबना की बात यह है कि इतनी महंगाई के दौर में भी केवल 1000 रुपये महीना इन कुक्स को और इन हेल्पर्स को दिया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा कम है। और सरकार ने भी ये बात मानी है कि इन्हें जो ये वेतन दिया जा रहा है, जो सैलरी इन्हें दी जा रही है, वो काफी ज्यादा कम है। अब इस पर जो हमारी मिनिस्टर है सकीना इत्तू, जो कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। सर, एक जो ऑनरेबल मेंबर ने पूछा है कि 1000 जो है जो एक कम हेल्पर को मिलता है वो कम है, लेकिन ये बात भी सही है कि हेल्पर जो होता है वो आके खाना पका देते हैं, लेकिन आज के महंगाई के मुताबिक मैं भी मानती हूँ कि 1000 जो है वो बहुत कम है। लेकिन ऑलरेडी पिछली बार चीफ मिनिस्टर साहब ने इसी हाउस में ऐलान किया है, कमेटी बनाई ऐलान किया हुआ है यहाँ पे, और वो कमेटी इस चीज को भी रिव्यू करेगी। और हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये जो उनको 1000 मिलता है ये यहाँ से नहीं मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसकी फंडिंग आती है, और हमने कई बार उनके साथ ये टेकअप किया हुआ है। मैंने अपने जवाब में लिखा ऑलरेडी, आगे फिर से टेकअप करेंगे, जो भी मुमकिन होगा वो हम जरूर करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा है कि लैंड, जब वो लैंड देते हैं उसी के ऊपर फिर उनको कुक जो है वो लगाया जाता है। इन्होंने कहा है कि लैंड की कीमत, हम तो डिपार्टमेंट उस टाइम उनको 2 ऑप्शन रखते हैं, एक तो ये कि आपको कुक लगना है या आपको कंपनसेशन देना है। अब वो खुद जो वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें कुक लगना है, इसीलिए जो है उनको वहाँ पे लगाया जाता है। उसी लैंड डोनेशन जो उन्होंने जमीन दी होती है अपने डिपार्टमेंट को, हम समझते हैं कि उनको भी इसमें कुक जो है वो लगाया जा रहा है। उसके अलावा जो वहाँ पे डिमांड होती है उस इंस्टीट्यूशन की, उसके मुताबिक जो है एप्लीकेशन लिए जाते हैं, उनको लगाया जाता है अपनी मर्जी से। और 1000 जो है मैं भी मानती हूँ कम है, लेकिन उसको ऑलरेडी डिपार्टमेंट एग्जामिन कर रहा है, कई बार लिखा हुआ है, आगे फिर से लिखेंगे। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जितना पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे। सर, तो चलिए, हमने सुना कि सकीना इत्तू ने क्या कुछ कहा है। अब हमारे साथ हमारे सीनियर साथी वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। विनोद जी, क्या लगता है कि इन कुक्स को और हेल्पर्स को 1000 रुपए पर महीना देना कितना जस्टिफाइड है आज के इस इन्फ्लेशन के दौर में, इतने महंगाई के दौर में? बिल्कुल शिपन, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, ये मानव अधिकारों का हनन है। आप सोचिए, 30 दिन काम करना, और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसकी भी एक सीधी वायलेशन है। बिल्कुल, यानी आपको 1000 रुपया दे करके पूरा महीना काम करवाते हैं और 5 संडे छोड़ दीजिए, लेकिन तब भी ये बहुत कम वेतन है। और आपको बताते चलिए, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बोर्ड जो है, जिसको हम पैप बोलते हैं, PAB, उसमें भी ये इशू उठाया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं बना है। कोई स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई एश्योरेंस नहीं मिला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने स्कूल हैं और कितने स्कूलों में ऐसे कुक कम हेल्पर लगे होंगे जिनका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, जिनको मिनिमम वेजेस एक्ट भी नहीं मिल रहा है, मात्र 1000 से वो गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इस बात को लेकर बातचीत हो चुकी है, सकीना इत्तू ने भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ये मुद्दा उठाया जा चुका है, क्योंकि जो यहाँ पर तमाम जो फंडिंग है, जो फंड्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद इनके वेतन में वृद्धि होगी। तो क्या लगता है कि अब इनके वेतन में वृद्धि हो जाएगी या फिर इन्हें पक्का किया जाएगा? क्या कुछ लगता है आपको तमाम बातें सामने जम आएंगी? PM पोषण योजना है, जिसको हम मिड डे मील भी कहते हैं, लेकिन ये PM पोषण योजना है। और इस योजना की जो लास्ट मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बोर्ड होता है, उसकी जब मीटिंग हुई थी पैप की, तो उस मीटिंग में ये मुद्दा जरूर उठाया गया था, लेकिन बोर्ड ने इस मुद्दे को मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल इनकी सैलरी, या जिसको ऑनरेरियम ये कहते हैं, वो इन्हांस होने वाला नहीं है।
उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि वहां पर जो लोग अपनी जमीन डोनेट करते हैं कि यहाँ पर आप स्कूल बना लीजिए, वो जमीन के एवज में इनको एक एश्योरेंस मिलता है कि फैमिली का एक वार्ड या फैमिली के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ अगर हम रजौरी की बात करें, 574 ऐसे स्कूल हैं जो किसी की लैंड पर बने हुए हैं जिनको एश्योरेंस मिला है कि आपके बच्चे को नौकरी दी जाएगी, फैमिली के सदस्य को नौकरी दी जाएगी, लेकिन एक भी सदस्य को नौकरी नहीं दी जा रही है। अब लैंड कंपनसेशन दिया जा रहा है, कैपेक्स बजट होता है उसके माध्यम से दिया जा रहा है, लेकिन लोगों में असंतोष है जिन्होंने एक उम्मीद के कारण ये अपनी जमीन दी कि आप हमारी निजी जमीन पर स्कूल बना लीजिए और बदले में हमारे बच्चों को नौकरी दे दीजिए, वो भी बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। विनोद जी, अब देखिए एक बात ये भी अब उत्पन्न हो रही है क्योंकि डेली वेजेस को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया, उस पर कब तक जवाब आएगा अभी तक कोई पता नहीं है। अब इस चीज को लेकर भी बोला जा रहा है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा, उसके बाद तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। तो लगातार सरकार कमेटियों के गठन तो कर रही है, लेकिन ये कमेटी ग्राउंड लेवल पर काम कितना करेंगी और इनकी रिपोर्ट जब पेश होगी तो इस रिपोर्ट से फायदा इन डेली वेजर्स और इन कुक्स और हेल्पर्स को कितना होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए, कुक्स और हेल्पर्स उसमें नहीं शामिल हैं, लेकिन जब आप डेली वेजेस के लिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, ये बिल्कुल और बिल्कुल आईवाश जैसा मुझे लगता है। 1994 से हम इसको देखते आ रहे हैं और आखिरी कैबिनेट मीटिंग या कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग लास्ट 2014 की बजट में कैबिनेट मीटिंग में हुई थी। उसमें यह तय किया गया था कि डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाएगा। एक शॉर्ट में करीब 60,000 के करीब थे, लेकिन उसमें दोनों कोलिशन पार्टनर के बीच में, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में समन्वय नहीं बन पाया। और कांग्रेस के लोग का तर्क ये है, जो उस वक्त उस कैबिनेट कमेटी के मेंबर थे, सदस्य थे, जिसमें श्यामलाल शर्मा भी हैं, उनका यह मानना था कि जम्मू के ज्यादा डेली वेजर थे और कश्मीर के कम डेली वेजर थे, इसलिए कश्मीरी राजनीति जो हावी होगी और डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने से मना कर दिया। और यह भी कहा जाता है कि उस वक्त इलेक्शन करीब थे और इन्होंने सोचा कि मुलाजमों की तादाद, जो असल मुलाजिम, पक्के मुलाजिम जिनको कहते हैं, उनकी तादाद करीब 4.25 लाख है, तो उनको इन्होंने 58 साल से 60 साल रिटायरमेंट एज कर दी। यानी एक राजनीतिक पैंतरा खेला इन डेली वेजर्स के स्टेक पर। विनोद जी, अब एक बात ये भी है कि जो लोग आज इस मुद्दे को उठा रहे हैं विधानसभा सत्र के दौरान, वो भी कहीं ना कहीं पूर्व सरकारों का हिस्सा रहे हैं और कई सालों से इन लोगों को जो है 1,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो उन्होंने अपनी सरकारों में ये बड़े कदम क्यों नहीं उठाए? ये भी तो सवाल उठता है ना। बिल्कुल, वो सोच रहे हैं कि दूसरी सरकार आएगी तो वो देखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का, जिनका मानव अधिकार हनन हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। इस न्याय की संघर्ष में हर एक व्यक्ति को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए और इनको जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और ये तमाम जो जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ये मामला जो है वो हेल्पर्स और कुक्स का है, जो कि लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं कई सालों से। उन्होंने अपनी ज़मीन एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दी, सरकार को दे दी और उन्हें यह आश्वासन मिला था वर्बल तौर पर कि उनके एक घर के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लेकिन कई साल बीत चुके हैं और तब से लेकर अभी तक कई दशक बीत चुके हैं और 1,000 रुपये प्रति महीना उन्हें दिया जा रहा है। और आज के इस दौर में 2025 चल रहा है, जब इन्फ्लेशन इतनी हाई है, इतनी महंगाई है, अभी भी उन्हें 1,000 रुपया मिल रहा है। और अब इस मुद्दे को विधानसभा सत्र के दौरान उठाया गया। एक कमेटी का गठन बहुत जल्द किया जाएगा, सकीना इत्तू ने ऐसा कहा है और सरकार ने भी माना है कि जो इन्हें वेतन मिल रहा है वो कम है। अब इस पर कार्रवाई कब होगी और ग्राउंड लेवल पर एक्शन कब लिया जाएगा, इन लोगों के हित में कब काम होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब रुक करेंगे कटरा का, जहां पर धर्मनगरी कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ रहा है। कटरा के कारोबारियों के मुताबिक प्रशासन उनके साथ वादा खिलाफी पर उतर आया है। प्रशासन ने आंदोलन के बाद रोपवे का काम रोकने का वादा किया था, लेकिन ये काम बंद नहीं हुआ और निर्माण बदस्तूर जारी है। आपको ये भी बता दें कि इस प्रोजेक्ट के विरोध में श्री माता वैष्णो देवी के पुराने यात्रा मार्ग के अलावा कटरा की भी कई दिनों तक जो दुकानें हैं वो बंद रही और तमाम इदारे बंद रहे, जिसके बाद कि प्रशासन ने ये काम फिलहाल बंद रखने का ऐलान किया था। लेकिन
ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये कटरा की ही हैं और वहां के रोपवे प्रोजेक्ट का काम अभी भी फिलहाल जारी है और रातों रात ये काम शुरू कर दिया जाता है। हालांकि प्रशासन ने ये जो तमाम बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वहां पर जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं और जो कटरा के लोग हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मैं कहूंगी, उनसे वादा किया था कि ये जो रोपवे का काम है, जो प्रोजेक्ट का काम है, वो नहीं शुरू किया जाएगा। लेकिन वादा खिलाफी के आरोप अब लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये काम अभी भी जारी है। तो ये तस्वीरें लगातार जेसीबी की मदद से और अन्य जो मशीनरी है और मैन और मशीनरी दोनों यहाँ पर लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। अब जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं उनके साथ वादा खिलाफी हुई है, लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। बीते दिन भी हमने देखा कि लोगों द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, नारेबाजी की गई और प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सोहन कोहली हमारे साथ कटरा से हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि अभी का फिलहाल क्या कुछ माहौल है। सोहन, लगातार वादा खिलाफी के आरोप धर्मनगरी कटरा के लोग लगा रहे हैं क्योंकि आश्वासन ये मिला था लोगों को कि अब रोपवे का प्रोजेक्ट जो है, जो काम है वो शुरू नहीं किया जाएगा, लेकिन रातों रात ये काम शुरू हो चुका है। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ अधिक जानकारी? का कार्य यहाँ ताराकोट मार्ग पे शुरू किया गया था, उसको लेके कटरा में एक भारी स्ट्राइक हुई थी, जिसको लेके आस्था के खिलाफ, क्योंकि पुराना मार्ग जो है उसमें बाढ़ गंगा है, चरणपात का अर्धकुंवारी है, उसको सबको बाइकआउट करते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो ताराकोट मार्ग पे गंडोले का कार्य जो शुरू हुआ था, उसको लेके कटरा में काफी ज्यादा एजिटेशन हुई थी। कटरा 7 दिन के लिए बंद भी हुआ था, घोड़ा पिट्ठू पालकी सब बंद था और कुछ लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और कुछ लोग कटरा के जो कि जेल में भी बंद किए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। मगर आज उसके बाद जो फैसला होता है तो उसमें साफ तौर पे ये कहा जाता है कि जब तक हम इस रास्ते का कोई स्थायी हल नहीं निकलता है तब तक गंडोले का काम जो है वो बंद किया जाएगा। एलजी के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, उसको वो कमेटी कटरा में 2 बार, हालांकि 2 बार संघर्ष समिति के साथ बैठक भी हुई है, मगर अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। मगर फिर भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो गंडोले का कार्य है वो कहीं ना कहीं रात को जो कार्य कर रहे थे, उसको लेके कटरा वाले फिर से एक बार विरोध में उतरे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना कि हमें जो झूठा आश्वासन दिया था इन्होंने, हम फिर से अगर पहले जो 7 दिन के लिए बंद हुआ था, अब चाहे 7 महीने के लिए बंद करना पड़े कटरा, तो गंडोले का काम हम बंद करवा के छोड़ेंगे। मगर श्राइन बोर्ड के द्वारा जो रात को वहां पे कार्य जो शुरू किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बौखलाने वाली बात है, क्योंकि जो आश्वासन उन्होंने दिया था उसमें वो खरा नहीं उतरे हुए नजर आ रहे हैं। जब सरकार ही इस तरीके से वादा खिलाफी पर उतर आएगी तो कितना सही है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब लोग कटरा से लेकर सीधे श्री माता वैष्णो देवी भवन तक पहुंच जाएंगे तो लोगों के पेट पर लात पड़ेगी और लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित होगा, जो उनकी डे टू डे लाइफ है वो प्रभावित होगी, उनकी आय का स्रोत खत्म हो जाएगा। तो सरकार को उस बारे में भी सोचना चाहिए या फिर कुछ और ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जम्मू में एक सतबारी में 8 दुकानों में जो नोटिस आया था, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये जो दुकानें हमें दूसरी जगह शिफ्ट करवाई जाए, उसके बाद जो है इनको तोड़ने का ऑर्डर दिया जाए। मगर कहीं ना कहीं असेंबली में भी इसका क्वेश्चन पुट आउट हुआ था। मगर कटरा जो है पूरी की पूरी जनता जितनी बेरोजगार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तो आस्था के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा बेरोजगारी वहां पे इतनी बढ़ जाएगी कि कहने की बात नहीं। क्योंकि ताराकोट मार्ग श्राइन बोर्ड जो है वो सरासर एक संस्था है जिसको संस्था के काम ही करने चाहिए। हालांकि अगर पूरा का पूरा शहर उजाड़ के अगर नया श्राइन बोर्ड नया बिजनेस शुरू कर रहा है वो सरासर गलत है। और सोहन, एक बात ये भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी एक वेव है, एक बड़े जो आंदोलन की चेतावनी है वो ये लोग दे रहे हैं और जो श्राइन बोर्ड है और जो प्रशासन है वो इन लोगों को खुद से न्योता दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप पूरा कटरा बंद कर दीजिए और कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन छेड़ दीजिए, क्योंकि रातों रात काम करना बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल, अगर श्राइन बोर्ड ही रातों रात काम करेगा तो आम जनता का क्या हाल होगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे श्राइन बोर्ड ने ये कहा था जब तक इनका हल नहीं निकलता है, एलजी ने खुद कहा था कि जब तक जो लोकल लोग हैं उनके साथ जो स्टेक होल्डर है कटरा के जो संघर्ष समिति है उनके साथ बैठक नहीं होती है तब तक कार्य जो है बंद रहेगा।
मगर ये बहुत गलत बात है, क्योंकि रात को काम करना एक चिंता जताने वाली बात है, क्योंकि अगर वहां पे गंडोला लगता है तो ये सारे के सारे लोग बेरोजगार हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोहन तमाम जानकारी देने के लिए। सोहन कोहली अपडेट कर रहे थे कटरा के हवाले से, जहां पर कि रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रशासन द्वारा की गई, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा की गई कि अब ये काम शुरू नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट जो है वो नहीं चलेगा, लेकिन रातों रात ये काम शुरू किया गया, जिसके बाद कि एक बार फिर से जो दुकानदार है उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। कल भी हमने देखा एक प्रोटेस्ट हुआ और आज भी ये लोग जो है वो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी देते नजर आए। इसी बीच अब आपको कश्मीर घाटी की खबरों से रूबरू कराएंगे, जहां पर कि जिला कुपवाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट हंडवाड़ा से बड़ी खबर। कुपवाड़ा जिले के हंडवाड़ा में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है और गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। आपको बता दें कि मारे गए आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है और उसके पास से AK-47 राइफल और अन्य सामान भी बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि इलाके में अभी कुछ और आतंकी मौजूद हैं, जिनके सफाई के लिए सुरक्षा बल डटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, जहां पर सब डिस्ट्रिक्ट हंडवाड़ा में लगातार सुबह से ही हम आपको अपडेट कर रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में एक एनकाउंटर जारी है। शमीम भट्ट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, आप लगातार इस हवाले से अपडेट करें, सुबह से ही इस पूरे एनकाउंटर पर आपकी नजर है, अब अपडेट क्या कुछ सामने आ रहा है वो बताइए। जी मैं आपको बताता चलूं, सरहद जिला कपवाड़ा की ये राजवार क्रमुरा का इलाका है, जहां पे पुलिस को एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर पुलिस ने पूरे इलाके को मुआसरे मिले और बड़े पैमाने पे वहां पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। तलाशी के दौरान मिलिटेंट ने फौज के ऊपर फायरिंग शुरू की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट जो है इसमें मारा गया और इसमें पुलिस के एक जवान भी जो है वो जख्मी हुआ है। उसको नजदीकी अस्पताल हंदवाड़ा लाया गया, इलाज चल रहा है। उसके बाद DIG नॉर्थ कश्मीर ने भी वहां स्पॉट का दौरा किया और SSP हंदवाड़ा भी तमाम, चाहे अगर इस इलाके की बात करेंगे, ये क्रमुरा राजवार का इलाका है, अभी भी वहां पे बड़े पैमाने पे जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त जो है वहां पे, जिस तरह मैंने कहा कि एक टेररिस्ट जो है वहां पे मारा गया है। जी शमीम, मैं जानना चाहूंगी लोगों की इवैक्यूएशन के लिए कैसे कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने लगातार अपडेट किया है कि वो फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन इस फॉरेस्ट एरिया के आसपास कुछ लोग रहते हैं, तो उनकी तरफ से कैसे कोऑर्डिनेशन दिखाई जा रही है लोगों को और साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को? जी जिस तरह आज सवेरे तकरीबन 6 बजे के करीब पहले लोगों को वहां से जो जंगल के आसपास लोग रहते हैं उनको वैकेट किया गया, दूसरी जगह सेफ जोन में रखा गया है। और जो यहाँ पे जहाँ पे इनकाउंटर शुरू हुआ ये फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे जिस तरह मैंने कहा कि तकरीबन 6 बजे के करीब जो है वहाँ पे इनकाउंटर शुरू हुआ। पहले वहाँ पे सर्च ऑपरेशन के जो दौरान मिलिटेंटों ने फौज के ऊपर और पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू की है। जवाबी कार्रवाई में एक पुलिस के जवान जो है वो इसमें घायल हुए और जिस तरह मैंने कहा एक मिलिटेंट जो है इस इनकाउंटर में मारा गया। बताया जा रहा है कि इसमें 2 से 3 मिलिटेंट जो है इस जंगल में छुपे बैठे हैं। अभी भी बड़े पैमाने पे वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां पे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और तमाम सिक्योरिटी जो तमाम रास्ते जो है एहतियाती तौर बंद किया गया है। जो इमरजेंसी गाड़ियां है सिर्फ उनको आने जाने की इजाजत दी जा रही है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी DIG नॉर्थ कश्मीर अगर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा क्या किस तंजीम के साथ ये वाबस्ता है और क्या सामान इसके पास पकड़ा है, तो वो आने वाला हम अपडेट आपको करेंगे। शमीम, एक आखिरी सवाल, क्या कुछ आइडेंटिटी के हवाले से अभी बात सामने आई, क्या ये फॉरेनर था या फिर ये लोकल था, क्या कुछ इस हवाले से जानकारी है? जी अभी हम ये नहीं कह सकते, अभी ये कहेंगे एक टेररिस्ट जो है इस एनकाउंटर में मारा गया है। अभी ये किसी ने तस्दीक करते हुए नहीं कहा कि ये किस तंजीम के साथ, क्या लश्कर तैयबा है या हिजबुल मुजाहिदीन या HM का है। अभी इस तरह की कोई खबर जो है सामने नहीं आ रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा क्या किस तंजीम के साथ है और किस तरह के इसके पास हथियार है। तो जिस तरह आज हम कहेंगे जम्मू कश्मीर को आज बड़ी कामयाबी मिली है कि जिस तरह एक जो है टेररिस्ट इसमें मारे गए, ये हम कहेंगे जम्मू कश्मीर के एक खुसूसन हंदवाड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तो बड़ी जो है उन्होंने आज यहाँ पे जिस तरह सवेरे से इनकाउंटर वहाँ पे शुरू किया। इनकाउंटर में जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक पुलिस के जवान भी इसमें जख्मी हुए और एक टेररिस्ट इस इनकाउंटर में मारा गया। ओके शमीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सब डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा में सुबह से इनकाउंटर जारी है, जहां पर अभी तक एक कामयाबी हासिल हुई है। एक आतंकी को ढेर किया गया है, मार गिराया गया है, लेकिन इसमें हमारा एक जवान भी जो है वो इंजर्ड हुआ है, जिसकी जो हालत है वो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, जिसका इलाज चल रहा है। और अभी भी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी
भी 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से निर्दोष लोगों की हुई मौतों के विरोध में कांग्रेस के विधायक इरफान हफीज लोन ने आज सदन के बाहर प्रदर्शन किया। लोन ने इन मौतों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर सवालिया निशान लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में बेहद सुधार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस पूरे घटना को लेकर इरफान हफीज लोन ने और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। स्टॉपिंग ऑफ इनोसेंट किलिंग्स। हम समझते हैं कि ये मानवता का कत्ल है। निर्दोष लोग जिस तरीके से मारे जा रहे हैं, इससे पहले आपने देखा सोपोर में किस तरीके से मुदस्सिर का वाक़ा हुआ, वसीम जो एक ट्रक ड्राइवर था। उसके बाद आपने मखनदीन का वाक़ा देखा कुठवा में। उसके बाद आपने कुठवा ही में 3 निर्दोष शहरी, जिनमें वरुण, दर्शन, योगेश, और आज आपने फिर से देखा किस तरीके से यहाँ पर इंसानियत का कत्ल हो रहा है। हम इनसे पूछना चाहेंगे, क्या यही बदलता कश्मीर है? क्या यही नया कश्मीर है? ये पूरा देश इनसे पूछना चाहता है। मैंने इससे पहले भी कहा कि ये हमेशा इनकी जो राजनीति है झूठ पे है, और हम इनसे आज पूछना चाहेंगे, पूरा देश इनसे जवाब लेना चाहता है कि आपने 5 अगस्त का फैसला किया, एक रियासत को, ऐतिहासिक रियासत को यूटी बनाया, लद्दाख और से अलग किया, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से, जिसे हम कहते हैं कि इस रियासत का इन्होंने विभाजन किया। हम इनसे पूछना चाहते हैं, आपने कहा था 5 अगस्त के फैसले के बाद यहाँ पर एक नया कश्मीर होगा, एक बदलता कश्मीर होगा। उसके बाद आपने टारगेट किलिंग्स देखी, उसके बाद आपने आज के दिन में भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस नहीं आए। इसलिए हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या यही बदलता कश्मीर है? देश से माफ़ी मांगे। बेरोज़गारी देखिए कहाँ पर है, हमारे डेलीवेजर्स, हमारे कैजुअल लेबर्स, हमारे बाकी मसले मसाइल जो आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग सड़कों पे है, वो क्या बात दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला। ये इतना झूठ बोलते हैं, इन्होंने कहा 15 लाख काला धन आएगा, कहीं नहीं। ये नीरव मोदी को वापस नहीं ला पाए, और ये इस देश में जो गांधी जी के जो सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, उसके जो उसूल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पॉडकास्ट में पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान का भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को हमेशा धोखा ही दिया। अब नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने प्रधानमंत्री के इस बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को हमेशा ही भारत ने करारा जवाब दिया है, और अब वो उसी खाई में दफन हो रहा है जो उसने दूसरों के लिए खोदी थी। और क्या कुछ कहा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने, आप सुनिए। प्राइम मिनिस्टर साहब डे 1 से बिल्कुल स्पष्ट है, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार शपथ ले रहे थे, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। ये एक संदेश दिया था पाकिस्तान को भी और देश दुनिया को कि हम दोस्ती करना चाहते हैं और दोस्ती से ही बढ़ना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस प्रकार से अपनी उन हरकतों से कभी बाज नहीं आया, नरेंद्र मोदी जी के सामने भी उन्होंने इसी प्रकार की हरकतें की, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसी की भाषा में, उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार से जवाब दिया कि आज भी पाकिस्तान पछता रहा है, और स्पष्ट है कि तुम जैसी भाषा करोगे वैसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा। कभी भी भारत किसी भी पड़ोसी मुल्क से कोई युद्ध नहीं चाहता, अशांति नहीं चाहता, लेकिन यदि वो ये दुस्साहस करे कि भारत की एकता, अखंडता या भारत की शक्ति पे कोई चैलेंज करे, तो हमारे पास वो प्रहारक शक्ति है कि वो अपनी, मुझे लगता है कि पहचान भी भूल जाएगा। इस प्रकार का भी हमेशा उसको संदेश दिया है, और कल भी प्रधानमंत्री ने उसी को दोहराया, स्पष्ट किया है। पाकिस्तान ने जो बीज बोया है। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।